अस्सलामुअलैकुम। मेडिकेट टॉक्स की एक और एपिसोड में आप सभी लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक और बहुत अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा ने। आपके बारे में थोड़ी डिटेल्स आपको बताते चलें जनाब कि आप सर्जिकल स्किल्स फैकल्टी एट रॉयल कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजिस्ट का भी हिस्सा रहे हैं। साथ ही साथ फेलोशिप कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्पिटल यूके में भी आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। लंदन कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट का भी हिस्सा रहे हैं जनाब। सर्जरी से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डॉक्टर साहब से ख़ुद भी पूछेंगे और आज गुफ्तगू करेंगे आँखों की बीमारियों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातों को जो शायद मुझे और आपको नहीं मालूम या शायद मालूम है तो हमें उतनी अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो एंड आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें निकाला। डॉक्टर साहब आपका जब मैं इंट्रोडक्शन माशाल्लाह पढ़ रही थी तो क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी एक्सपर्टीज़ में आती हैं, सो कभी कभी मुझे ख़ुद भी ये होता है कि डॉक्टर साहब अगर ख़ुद बताएं तो हमारे लिए ज़्यादा बाइस फ़ख्र बात होगी। डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे बताइए कि हम प्रोग्राम में जब अपनी डॉक्टर्स की बायोग्राफी पूछते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं, माशाल्लाह कराची में आप कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनाइटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज में, दैट्स माय टीचिंग जॉब। ओके। और इसके अलावा जो मेरी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जब मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ वो शहजादा आई हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है और रेटिना एंड आई केयर है डिफेंस में। ठीक है। वहाँ पे भी मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो ये बेसिकली 3 मेरी ओपीडी के प्लेसेस हैं। ग्रेट। डॉक्टर साहब अब ज़रा हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं प्रॉपर। आपके स्कूल के दिनों में ही आपने डिसाइड कर लिया था अपने करियर का? हम कहते हैं अक्सर डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हम चलें आपको ज़रा टाइमलाइन में लेके चलते हैं एंड हम पूछते हैं कि डॉक्टर हमज़ा को क्या पता था, मालूम था बचपन से कि मुझे डॉक्टर ही बनना है या फिर ये एक्सीडेंटली हो गया कि आप डॉक्टर बन गए? नहीं देखिए, बेसिकली मेरी फैमिली में जो अम्मी की साइड पे है वो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं। अच्छा। मामू मुमानी खाला खालू सब डॉक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो थी। सारे बचपन से बड़े होते आप देखते हैं सारे डॉक्टर्स हैं। और फिर जब स्कूल में गए तो वहाँ पे जो हम लोग स्पेशल साइंसेस पढ़ते हैं और इसके साथ साथ जो बायोलॉजी का टॉप हमारे पास सब्जेक्ट होता है, थोड़ी बहुत आपको हो जाता है लगाव। और कंसिडरिंग कि हमारे घर में भी डॉक्टर्स हैं, कोई ईएनटी का डॉक्टर है तो कोई दूसरा डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगाव हुआ। इंस्पिरेशन मिली और फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, जब सब डॉक्टर हैं तो हम भी डॉक्टर बनेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि आंखों का कोई डॉक्टर नहीं था हमारी फैमिली में, तो मैंने ये सोचा था कि आंखों का डॉक्टर बनना है। अगर बनना है तो स्पेशल सेंसेस में से कोई चीज़ चूज करनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अब मैंने डॉक्टर बनना है, तो हु वाज द वन या ऐसी कौन सी सोर्स ऑफ मोटिवेशन थी एट दैट टाइम? यू नो, इज इट योर पेरेंट्स या कोई ऐसे टीचर जिन्होंने आपको पूरी आपकी जर्नी में बहुत मोटिवेट किया, तरगीब दी? देखिए नो डाउट पेरेंट्स का तो बहुत मेजर रोल है हर लिहाज से, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। और सपोर्टिव ज़ाहिर है, पेरेंट्स से हमारे सपोर्ट करते हैं। टीचर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, खासतौर पे हमारे बायोलॉजी के टीचर्स ने सपोर्ट किया, इनकरेज किया। इवन मैथमेटिक्स के टीचर ने भी इनकरेज किया। सही। लेकिन ये कि टीचर्स ने यकीनन काफ़ी सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। और फिर फ्रेंड्स, जब आप ज़ाहिर कहीं जाते आते हैं वहाँ पे लोग जो हमें पूछते हैं भाई आपका बेटा क्या कर रहा है और क्या बनेगा बड़ा होके, तो एक आम ख्याल है ये डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, विच इज़ काइंड ऑफ ठीक है, सही। लेकिन ये कि फिर भी उसमें भी मोटिवेट करना कि हाँ भाई ठीक है आप जाइए, आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि देखिए मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा दिलचस्प सवाल हम सभी डॉक्टर से पूछते हैं कि वैसे तो खैर आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, मगर अगर आप डॉक्टर ना होते तो फिर आप और क्या बन सकते थे? किस और फील्ड में आपकी दिलचस्पी थी? डॉक्टर नहीं होता, मैं एक्टर होता शायद। क्या बात है डॉक्टर साहब, दैट्स अमेजिंग। बिल्कुल, मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। वेरी नाइस। सही। डॉक्टर साहब, यानी आपको एक्टिंग में और ये जितनी भी आर्ट की फॉर्म है इसमें यानी आपको दिलचस्पी है। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपसे पूछेंगे। आप जो भी नए आने वाले न्यू कमर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं, रेजिडेंसी कर रहे हैं अपनी, आप उनको क्या मशवरा देते हैं अमूमी तौर पर? देखिए 2-3 चीज़ें मैं सबसे कहता हूँ। एक तो फोकस होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए फोकस करें, ठीक है, और अपनी पूरी मेहनत से काम करें। बिल्कुल सही। आपको यकीनन कामयाबी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, लेकिन यू गिव योर बेस्ट। और दूसरा, एम्पैथी ज़रूर रखें पेशेंट के साथ। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, नंबर्स पेशेंट ज़्यादा होते हैं, इतना टाइम नहीं दे पाते, किसी की बात सुनी किसी की नहीं सुनी।
आपकी एक जो डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट रिलेशनशिप है ना, वो नहीं बन पाती। वेरी ट्रू। तो मेरा मशवरा ये होता है कि आप जरूर वो बिल्ड करें रिलेशनशिप, क्योंकि बाज़ औक़ात पेशेंट सिर्फ आपकी बातों से ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही माना कि बात हम है। उनकी बाज़ औक़ात बीमारी ठीक नहीं कर पाते, लेकिन द वे यू एक्चुअली मीट देम, टॉक टू देम, आस्क देम टू सिट डाउन, बिल्कुल। उससे बहुत फ़र्क पड़ता बहुत है। तो फ़र्क ये पड़ता चीज़ है। बहुत ज़रूरी है, और बाकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी यूट्यूब से ना सीखें, और आप प्रॉपर जो जगहें हैं सीखने की, वहाँ से सही जाकर बात है। सीखें, कोर्सेज़ करें एंड बी हम्बल। बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी अपने है। जितने पीयर्स हैं, जो सीनियर हैं, उनके रिस्पेक्ट करें। ये चीज़ें जो हैं, जो बहुत बाज़ औक़ात बहुत लोग इस पे नहीं करते, बिल्कुल। लेकिन जो मेरी क्योंकि यूके की ट्रेनिंग हुई है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि वी ऑलवेज़ गिव रिस्पेक्ट, कि आपका कोई क्लीनर भी होगा तो हम उसको ट्रू। रिस्पेक्ट देते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और फिर इन रिटर्न आपको रिस्पेक्ट सिर्फ उससे नहीं, सराउंडिंग के लोगों से भी मिलती है। बिल्कुल सही तो बात ये है, और आई बहुत थिंक बहुत उसका ज़रूरी आपके है, काम पे भी बहुत और इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, बहुत बिल्कुल ज़्यादा। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, आपको क्या महसूस होता है कि जब से आप डॉक्टर बने हैं तो आपको अपनी शख्सियत में क्या एक वाज़ेह तब्दीली महसूस हुई कि इससे वाक़ई मेरी शख्सियत बदल गई डॉक्टर बनने की वजह से? देखिए, शायद अंदाज़ा हुआ है कि सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं एक्सक्यूज़ मी, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो आँखों से देख नहीं पाते। हम तो आँखों के डॉक्टर हैं, बिल्कुल, लेकिन जब हम बिल्कुल। हाउस जॉब कर रहे थे, तब भी हमने बहुत तरह के पेशेंट्स देखे। सही बात है। और सेहत की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ। अपने ऊपर भी, अपने सराउंडिंग में भी हमने लोगों को बताना शुरू हाँ। किया। हम्बलनेस आई, टाइम की पंक्चुअलिटी का अंदाज़ा हुआ, हर चीज़ की बिल्कुल कितनी सही। कदर है। तो ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। एक्सक्यूज़ बिल्कुल मी। सही बात है। यस। कोई मसला नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो खैर आपको आई नो मसरूफियत होती है, लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो काम से हटकर आप और कौन सी सरगर्मियों में मशगूल रहना पसंद करते देखिए, हैं? फैमिली को टाइम मैं देता हम्म। हूँ और फैमिली को वीकेंड्स देता हूँ, सही। इवनिंग टाइम देता हूँ सही। बच्चों के साथ। मेरा बेटा एक 8 साल का है, बेटी 6 साल की, उनके माशाल्लाह। साथ खेलता हूँ। बिल्कुल सही। बाइक भी चलाते हैं, राइडिंग पे भी जाते हैं, ज़बरदस्त। और घर में भी खेलते हैं, छत पे फुटबॉल खेलते हैं। मतलब ये कि बच्चों की एक्टिविटीज़। बाकी मुझे चेस बहुत पसंद है, सही। तो मैं अपने बेटे को चेस सिखाया है, चेस उसके साथ खेलते हैं। मतलब ज़बरदस्त। कोशिश करता हूँ कि फैमिली टाइम उनको दूँ, जो कि सही। उनका हक भी है, बिल्कुल। और मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ताकि आगे चल के हमारा एक बॉन्ड बने, और वो बॉन्ड फिर आगे लेके चले। वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं अमूमी तौर पर सभी डॉक्टर से पूछती हूँ, सतही तौर पर हमें महसूस होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो कोट पहन कर आते हैं जी, एसी वाले कमरे में बैठते हैं, तो इनकी क्या कुर्बानी तो जी पेशेंट की है कि लाइन में लग रहे हैं जी और इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि डॉक्टर बनने के प्रोसेस में या इवन बाद में भी आपको क्या लगता है कि एक डॉक्टर कौन कौन सी कुर्बानियाँ देता है? देखिए, हर किसी की अपनी एक स्ट्रगल है, और True. हर कोई अपनी एक कुर्बानी का हिस्सा ज़रूर करके आया होता है, चाहे वो बिल्कुल। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी और प्रोफेशन से हो। हम लोग को, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी जो हॉबीज़ हैं या जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्रिकेट खेलना हो गया, या टीवी में कोई मूवीज़ वगैरह, कोई किसी को शौक होता है वो देखना हो गया, या कहीं बाहर जाना हो गया, वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। True. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं कर सकते, और टाइम लिमिटेशंस भी हैं, हैं। और छुट्टियाँ ज़्यादा करेंगे तो पेशेंट फिर सोच समझते हैं तो डॉक्टर चला गया, ठीक है, या फिर वो किसी और को दिखाने लगते हैं। ये भी एक हमें फ़ियर होता है। दूसरा, हमें ज़ाहिर-सी बात है कि फैमिली लाइफ होती है, अब किसी ने इनवाइट किया है, हम नहीं जा सकते हैं, तो वो एक हमें बाज़ औक़ात करना पड़ता है, बच्चों के हिसाब से देखना पड़ता है, अपने क्लिनिक्स के हिसाब से मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। बिल्कुल सही। और सिर्फ यही नहीं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो डॉक्टर बनना आजकल तो और भी महंगा हो गया, हमारे टाइम पे भी महंगा था। तो Very true. फाइनेंशियल कुर्बानी भी हमारे पेरेंट्स ने देते That's हैं, very important. और हम भी हाँ। किसी न किसी टाइम पे इसका हिस्सा बन जाते हैं। सही बात तो है। ये चीज़ें सब होती हैं, लेकिन जो टाइम मेरे ख्याल में हम लोग का इन्वेस्ट होता है ना, हर सबसे लिहाज बड़ी से, कुर्बानी है। कभी-कभी आपकी 24 आवर्स ड्यूटी हो जाती है Very रात true. रात को। ये पेशेंट को वो स्ट्रगल नज़र नहीं आती है कि आज जो हम बैठे हैं कोट पैंट पहन के, तो उसके पीछे स्ट्रगल भी, और सिर्फ मेरी बिल्कुल। नहीं, हर डॉक्टर की है, और आई एम श्योर हर प्रोफेशन में होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेडिसिन के प्रोफेशन में ज़्यादा है, जिसमें हम कुर्बानियाँ ज़्यादा देते हैं, टाइम के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से। बिल्कुल। आप बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते जो आप चाहते भी हैं, बिल्कुल लेकिन सही इन दी बात है। एंड ज़ाहिर है हमारा काम है प्रोवाइड करना अच्छी केयर, और वो हमारा फोकस होता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि जब कभी आंखों की सेहत से मुतालिक बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो अभी भी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी 2025 में हम आ गए, लेकिन अभी भी लोगों को लेसिक के बारे में, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बारे में इतनी ज़्यादा कोई आगाही नहीं है, अनटिल अनलेस कि किसी को कोई ये तकलीफ हो जाए या वो नॉलेज के पास जाए और डॉक्टर उसको बताए कि जी आपका ये ट्रीटमेंट होना है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूँगी, कॉर्नियल
नॉर्मल ट्रांसप्लांट के हिसाब से किन हालात में इस ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ा सा ज़रा हमारी आम फहम अवाम को सहल अंदाज में बताइएगा कि दरअसल ये ट्रांसप्लांट होता क्या है, क्यों किया जाता है? देखिए, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, जिसको आम लफ्जों में आंखों का ट्रांसप्लांट कहते हैं, पूरी आंख तो ट्रांसप्लांट नहीं होती है, आंख की सामने की एक झिल्ली होती है जिसको कॉर्निया कहते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है। और इसकी 5 सतह होती हैं, 5 लेयर्स। ओके। और आजकल जदीद दौर है, हर लेयर का अपना एक ट्रीटमेंट आ गया। पहले तो ये होता है, जैसे फिल्मों में देखा ना कि जी आंखों का ऑपरेशन हुआ, पट्टी हटाई, सब कुछ हटाई, ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है। वैसे काला चश्मा काला चश्मा यकीनन नजर आता है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता कि आप बस उठ के और जाएं क्रिकेट खेलने लग जाएं। लेकिन हर लेयर का अपना एक ट्रीटमेंट है। ठीक है। अगर शुरू की 2-3 लेयर्स में प्रॉब्लम है तो हम शुरू के 2-3 लेयर्स रिप्लेस कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसको एंटीरियर लेमुलर केराटोप्लास्टी कहते हैं। उसमें हम वो मशीन के जरिए भी कर सकते हैं, बगैर टाँकों के, और टाँकों के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर पीछे की लेयर में प्रॉब्लम है, चौथी और पांचवी, 4th एंड 5th लेयर में, तो हम पीछे की लेयर को रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि वो जो कॉन्सेप्ट था कि पूरी आंख का तब्दील, जिसको कहने पूरे कॉर्निया का तब्दील होना, वो चीज़ नहीं रही अब बहुत हम बिल्कुल उसमें हो गए, सब स्पेशलाइज्ड हो गए कॉर्निया के अंदर भी, कि जिस लेयर का प्रॉब्लम है हम सिर्फ उसी लेयर का ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल ठीक और है। वो फिर पेशेंट को विजन बहुत जल्दी देता है, उसमें रिजेक्शन फेलियर के चांसेस भी कम होते हैं। सही। और आपको खुद भी अच्छा लगता है कि जब आप जल्दी देखने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि जब तक आप देख नहीं पाते तो आपको हर चीज़ बुरी लगती है, मूड अच्छा नहीं होता है, स्ट्रेस में होते हैं, तो वो आपकी अपनी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो ये बेसिकली कॉर्निया ट्रांसप्लांट है। जहाँ तक बात है वजूहात की, तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। किसी को इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को बचपन से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम बाज़ औक़ात आगे चल के जब वो टीन्स में होते तो बज़ाहिर होती है, उसे केराटोकोनस कहते हैं, जिसमें आँखों का जो सामने की झिल्ली है, ये एक लेयर, ये पतली होने लग जाती है और इट्स टेकिंग लाइक अ कोन शेप, तो उसको केराटोकोनस कहते हैं। वो भी एक बहुत कॉमन रीज़न है ट्रांसप्लांट का। बाकी इन्फेक्शंस हैं, कुछ डीजनरेशन हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक 40-45 के साल के बाद नुमायां होती हैं। और कुछ पेशेंट जिनको कैटरेक्ट की सर्जरी हम कराते हैं, गलगोटिया की सर्जरी जिसको हम कहते हैं, तो उसकी जो निचली लेयर होती है वो खराब हो जाती है, यानी कि 5th लेयर ऑफ कॉर्निया वो खराब हो जाती है। तो फिर हम उसमें भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो होता है, एंडोथेलियल ट्रांसप्लांट हम करते हैं। तो बहुत सारी जिद्दत आ गई है, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग करते हैं ये चीज़ पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपके पास कोई भी मरीज़ आता है, पेशेंट आता है और वो अपना ये ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है, तो हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जो रिकवरी का जो प्रोसेस है उसको लेके बहुत सारी मिथ्स हैं। अमूमी तौर पर लोग ये भी समझ रहे होते हैं कि जी कल मेरी अगर फ्लाइट है तो आज मैं ये ट्रांसप्लांट करवा लूँ, और जी कल एक दिन रेस्ट करके भी मैं अपनी जो है वो फ्लाइट पे चले जाऊँ। आई रियली वांट टू नो कि अगर हम कोई भी शख्स कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहा है तो सही रिकवरी का टाइम क्या है और कितना वक्त लगता है? देखिए, अगर तो हम 4th एंड 5th लेयर को रिप्लेस कर रहे हैं, एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी है, तो उसकी रिकवरी 2 वीक्स है। As early as 2 weeks, और आप उसमें रिज्यूम कर सकते हैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज, ऑफिस जा सकते हैं, काम पे जा, जो भी करना चाहें, ड्राइव कर सकते हैं। सही। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एंटीरियर लेमुलर की, तो अगर तो वो बगैर टाँकों की हुई है तो उसकी भी 2 वीक्स है। लेकिन अगर हम टाँकों वाली कर रहे हैं तो इट टेक्स अराउंड 3-4 वीक्स, मतलब कि आप फिर अपनी नॉर्मल रूटीन में लाइफ में जा सकते हैं। या अगर हम फुल थिकनेस यानी कि पूरा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जिसको हम आम लफ्जों में पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी कहते हैं, उसकी भी रिकवरी 3 to 4 वीक्स, 5 वीक्स तक जाके इतनी होती है कि आंख एक नॉर्मल शेप में हो जाए, रेडनेस खत्म हो जाए। जो शुरू का मराहिल होते हैं कि बॉडी ने एक्सेप्ट करना है वो टिश्यू, ज़ाहिर किसी और की आंख का टिश्यू है और आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट भी करना है, तो वो चीज़ उसमें लगती है। लेकिन जो रिकवरी अगर इस तरह बताएं कि 2 वीक्स एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी की है, और जो एंटीरियर वाली हैं उनकी अराउंड 4-5 है, और इसी तरह से जो आपकी फुल है उसकी भी 4-5 है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर आपके अपने तजुर्बे में क्या आया है कि जब कभी इस किस्म की सर्जरीज होती हैं तो लोगों की तरफ से क्या गलतियां होती हैं कि जिसकी वजह से सर्जरी में खतरात या पेचीदगियां हो सकती हैं? देखिए, लोगों को आई थिंक एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे भी और हर जगह पे, लेकिन बाहर तो ज़ाहिर है क्योंकि लीफलेट्स होते हैं, बहुत सारे नर्सेज होते हैं, सब स्पेशलाइज्ड क्लिनिक होती हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इधर हमें खुद ही सब कुछ एजुकेट करना होता है। दो वी हैव अ काउंसलर एट आवर हॉस्पिटल, लेकिन वो काउंसलर भी बेचारा वही इन्फॉर्मेशन देता है जितनी उसको समझ आती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ता है अपने ड्रॉप्स लेने के। मेरे मरीज हैं कुछ जो उन्होंने ड्रॉप ही बंद कर दिए। अब उनको मैंने समझाया भी कि भाई आपने ड्रॉप यूज़ करने हैं, लेकिन उनको लगा कि मैंने शायद 1 महीने के लिए कहा था और 1 महीने बाद बंद करके आ गए। तो ऐसा भी होता है कि आपको हमें बार बार उनको रीइंफोर्स करना। सबसे बड़ा जो लैक ऑफ जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे, वो पेशेंट और हमारे दरमियान यही आ जाता है कि ड्रॉप्स कब तक यूज़ करने, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। उसके बाद फिर हाइजीन यहाँ पे एक है प्रॉब्लम,
ओवरक्राउडेड ऑब्वियसली हमारी प्लेस है, यहाँ पे काम पे भी जाते हैं तो बहुत सारे हैं, इन्फेक्शन लग जाता है खुदा न खास्ता, और डोर हैंडल से कोई कैच कर लेता है, तो वो चीज़ ज़ाहिर हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, उसमें पेशेंट की भी गलती नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट, हाँ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो मेन फैक्टर है वो ये है कि एज लॉन्ग एज जो पेशेंट है वो समझ रहा है उसे क्या हुआ है, उसकी कैसे केयर करनी है, पानी से कब बचाना है, अगर हमने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया प्रोटेक्शन के लिए तो उसकी क्या केयर है, सही, तो केयर अगर हम सही करें और ड्रॉप्स टाइम पे डालें तो बहुत बेहतर हो सकता है। डॉक्टर साहब अब जो थोड़ा सा हम बात करेंगे, मुझे लगता है उस पर बहुत सारे लोगों की तवज्जो जाएगी, और ये मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, दैट इज़ ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज। डॉक्टर साहब उसमें मैं दोनों बातें पूछूंगी आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, वामुन नास को कई दफ़ा ज़रूरी भी होता है जानना। अब ये जो ख़वातीन हैं मुख्तलिफ रंगों के फैशन में बाज़ खूबसूरत दिखने के लिए, इजाफा करने के लिए जो ट्रेंडी कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं उनका इस्तेमाल करती हैं, करने मर्द भी बाज़-औक़ात करते हैं। अच्छा, करने के बाद डॉक्टर साहब उनको एक्चुअली में साफ कैसे रखना है, किस हद तक उनका इस्तेमाल करना है, क्या उनकी कोई डेट है, ये कुछ किसी को कोई नहीं पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मैं इसलिए इतना वाज़ेह कह रही हूँ कि ये तो मैंने अपने बहुत करीबी लोगों के मुशाहिदे में देखा है डॉक्टर साहब, के लोग आराम से यूज़ कर रहे हैं एंड दे डोंट हैव एनी आइडिया कि इसकी कोई एक मियाद है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये क्या है, और कॉन्टैक्ट लेंसेज को हम कैसे साफ रखें, क्या तरीका होना चाहिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया, और सुनने वालों के भी बहुत ज़्यादा समझे कुव्वत समात उनकी ज़्यादा तेज़ हो जानी चाहिए इसमें, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस में बहुत प्रो कॉन्टैक्ट लेंस हूँ, ठीक है, वन ऑफ दोस्त प्रैक्टिशनर जो कहता है कॉन्टैक्ट लेंस लगाइए, सेफ है, सेफ्टी की भी एक लिमिट है, और वो सेफ्टी की लिमिट आपने सवाल किया, आपने देखें कॉन्टैक्ट लेंस के सॉल्यूशन जिस केस में है वो केस डेली साफ होना है, कॉन्टैक्ट लेंस आपको डेली साफ करना है, सही है, ठीक है। अगर आपका डेली डिस्पोजेबल है तो एक दफ़ा यूज़ करके डिस्कार्ड कर देना है, और अगर डेली डिस्पोजेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म यूजेज पे आता है, तो आपने लगाने से पहले क्लीन करके लगाना है, लगाने के बाद आपने उतारना है, उसको क्लीन करके रखना है, तो ये तो एक मेन बेसिक हो गई। दूसरा हम 3S कहते हैं, स्विमिंग, स्लीप और शावर, ये नहीं करना, ना शावर लेंसेज पहन के, ना शावर लेना है, ना स्विमिंग पे जाना है, मतलब जा सकते हैं अगर तो गॉगल्स लगा के जाइए, मेक श्योर करें कि गॉगल से पानी भी अंदर नहीं आए, सीख ना करे, और आपने सोना नहीं है, सही। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास पेशेंट आए हैं सोना नहीं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हुए कुछ भी इरिटेशन महसूस हो रही है, लेट्स सपोज कि आपको लगा हल्की सी रेडनेस हो रही है या खटक सी हो रही है, आपने कॉन्टैक्ट लेंस उसी वक्त उतार देना है। ये चीज काफी लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे इवेंट में होंगे और वो कहेंगे अब हम तो इवेंट कंप्लीट करेंगे, तो नहीं, ये ऑल्दो कि वो इवेंट भी जरूरी है, लेकिन आपकी आंख ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपने उसी वक्त कॉन्टैक्ट लेंस उतार देना है, और केस अगर आपके पास मौजूद है तो केस में, नहीं तो डिस्कार्ड है। आपका भले वो, मैं कहता हूँ लाख रुपए का भी लेंस आया होगा, वो आपकी आंख से बढ़कर नहीं है। मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि जरा सी भी इरिटेशन हो, आंख लाल हो, टेक आउट योर कॉन्टैक्ट लेंस इमीडिएटली, क्योंकि वो फिर खुदा न खास्ता एक इन्फेक्शन की सोर्स बन सकता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहूँगा यहाँ पे, कि जब हम कहते हैं किसी से कि आप हाइजीन क्या कर रहे हैं, तो बहुत से लोग पानी से साफ कर रहे होते हैं कॉन्टैक्ट, टैप वाटर से। ये मैं यहाँ पे मैं इमेजिन कर सकता हूँ, बाहर तो ये नहीं हो पाता, पर बाहर भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन आपने टैप वाटर से नहीं क्लीन करना, उसके अपने सोल्यूशन से उसको साफ करना है, उसका रिंजिंग एक सोल्यूशन भी अलग आता है। और आपने जब हाथ धोने हैं तो आपने क्लीन करना है या ड्राई करना है अपने टिश्यू से, सही, उसके बाद केस खोलना है और फिर दोबारा हाथ धोने हैं, ठीक है, और फिर ड्राई करके आपने उसको टच करना है कॉन्टैक्ट लेंस को, क्योंकि होता क्या है, आप हाथ धो के तो आ गए, लेकिन आपका केस में जो इन्फेक्शन, जो जरासीम है वो केस में तो है, अब आपने केस का ढकना खोला उन्हीं फिंगर से जिससे आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाना है, तो वो ठीक नहीं। आपने क्लीन करके कॉन्टैक्ट लेंस का ढकना खोलना है, फिर आपने दोबारा हाथ क्लीन करने, और ड्राई हैंड से, यानी कि गीले ना हो, क्योंकि जो वाटर होता है उसमें पैरासाइट होते हैं, और वो अगर आपका कॉन्टैक्ट लेंस वाटर से कांटेक्ट में आएगा, जैसे इसीलिए हम स्विमिंग मना करते हैं, तो वो फिर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये बहुत एहतियात है और इतनी मुश्किल नहीं है। मैं जानता हूँ लोगों को जो 20-20 साल से कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं, तो अगर आप एज लॉन्ग एज ये करते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। हाँ, लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि अगर लेजर हो सकता है तो फिर आप लेजर करवा लें, अगर ऑब्वियसली। अच्छा डॉक्टर साहब, और दिन में आपके ख्याल से ये आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे, कितने घंटे तक हम कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने रख सकते हैं? जो सेफ पीरियड है कॉन्टैक्ट लेंस का, चाहे कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस हो, उसका 10 आवर्स है। ओके, 10 आवर्स के बाद आपको यू हैव टू गिव इट अ ब्रेक, सही। और वो 2 घंटे भी हो सकता है, वो 3 घंटे भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपका कितना आगे यूजेज हो रहा है। लेकिन यूजुअली 10 आवर्स तक आई थिंक जॉब भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही जाती है, और फिर आई थिंक यू कैन लिव विद इट कपल ऑफ आवर्स। अगर जॉब के रह भी जाएं
तो आप शायद कर सकते हैं। तो 10 आवर्स से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि उससे भी लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक सवाल और करूंगी कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से मसाइल हैं जो बहुत ही कॉमनली आपके पास आते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से? अब चाहे वो ट्रेंडी फैशन वाले लेंसेज हों या कोई अपने आई साइट के लगवा रहा है, तो कौन कौन से ऐसे मसाइल आ जाते हैं क्योंकि हम गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमें इल्म नहीं है? आपके ख्याल से बेसिक क्या है? बेसिक सिर्फ क्लीनिंग के ऊपर प्रॉब्लम आती है लोगों को। सही है। बस लोगों को ये समझ नहीं आता। मैं एक पेशेंट ऐसा भी आया था कि वो लेंस लगा रहे थे और गाड़ी में थे, लेंस गिर गया गाड़ी के अंदर नीचे मैट पे। अब उन्होंने वही लेंस उठा के वापस लगा लिया। और ये ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या है उस वक्त समझ नहीं आता कि क्या है। उनको लगा ठीक है, नहीं सही है, उठाया लगा लिया। ऐसा ना करें। तो जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो हमारी कॉन्टैक्ट लेंस हाइजीन, उसकी प्रोटोकॉल फॉलो करना नहीं आती है लोगों को। और वो हमारा काम है। बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में तो कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिशनर होते हैं जो पूरा गाइड करते हैं व्हेन दे आर डिस्पेंसिंग कॉन्टैक्ट लेंस, क्योंकि वहाँ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कॉन्टैक्ट लेंस डिस्पेंस नहीं करता। हमारे यहाँ भी हैं कॉन्टैक्ट लेंस, तो आपको मार्केट से ही मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली हमारे पास आता है क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिशनर नहीं है। वो एक दुकान पे बंदा बैठा है जो बताएगा ये खरीद लो, ये बहुत अच्छा लेंस आया है। वो मार्केटिंग है बेसिकली। बिल्कुल सही। ठीक है ना, जिसकी वजह से ना उनको ये पता है पेशेंट को या लगाने वाले को कि हमें साफ कैसे करना है, ना उन्हें बताया जाता है। तो मैं तो हर पेशेंट से ये कहता हूँ कि भाई आप YouTube पे जाइए, वीडियोस देखिए, हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको याद रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात से मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है, मुख्तसर सा मैं करूंगी कि YouTube की आपने बात की डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी तो एक बात है ना कि अब आपने तो एक बात बता दी, ठीक है। अब YouTube पे भी बहुत ही माजरत के साथ आपको एक ही मसले के 4 हल बता दिए जाएंगे, तो बेचारी बातों का आवाम भी कंफ्यूज हो जाती है। अब जैसे डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, एक सवाल यकीनन हमारी ऑडियंस हमसे करेगी क्योंकि हमसे पहले भी इस किस्म के सवाल हो चुके हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि लेंसेज लगाते हैं और उनको कोई इचिंग कुछ नहीं होती, लेकिन उनके थोड़ी देर के बाद ही सर में बहुत दर्द होने लगता है या दे फील वेरी हैवी या कुछ ऐसा। तो क्या ये लेंसेज की वजह है या ये है कि वो अपनी नजर का नहीं लगा रहा है? ये चीज क्या होती है? हो सकता है क्योंकि लेंसेज जो है वो ड्राइनेस कॉज करते हैं। ओके। कुछ लेंसेज होते हैं जो अच्छी उसमें ऑक्सीजन परमेबिलिटी होती है और कुछ में नहीं हो पाती है, तो ये एक मेजर फैक्टर है ड्राइनेस का। बिल्कुल ठीक है। अगर भारीपन हो रहा है या उनको लग रहा है कि सर में दर्द हो रहा है, तो आप पहले लुब्रिकेंट्स यूज करके देखें। बिल्कुल सही। और अगर लुब्रिकेंट्स ठीक हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस लगाते भी हमारी लिड के अंडर सरफेस पे कुछ चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कॉमन थिंग्स आर कॉमन। तो उसमें ड्राइनेस सबसे बड़ा एक फैक्टर है। प्रिजर्वेटिव फ्री हम ड्रॉप्स कहते हैं, कोई भी ड्राइनेस के ड्रॉप्स नहीं, प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स, क्योंकि वो एक सेफ ड्रॉप होगा आपके कॉन्टैक्ट लेंस पे यूज करने। एंड डॉक्टर साहब क्योंकि हम अभी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली अब मैं आपसे रिफ्रैक्टिव लासिक के बारे में बात करूंगी। एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आवाम को प्लीज़ बताइए, यूट्यूब पे या इंटरनेट पे अब हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, तो वेयर टू गो या ऐसे किन डॉक्टर्स को सुने जो कि आपको लगे या आपको खुद भी पता हो कि नहीं जी ये बात जो है वो दुरुस्त है? क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ों की मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, बाज़ औक़ात लोग भी बेचारे परेशान होते हैं कि जी मोबाइल डॉक्टर साहब बात कह रहे थे कुछ नहीं हुआ तो जी खैर होती है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें? बड़े वेरिएबिलिटी है। मैं कहूँगा मुझे सुने और किसी को ना सुने। डॉक्टर साहब हम आपको बिल्कुल आप मुझे सुने, लेकिन खैर ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन बेहतर ये है कि आप एक क्वालिफाइड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट उसको देख लें कि वो कितना पढ़ा लिखा है, और उससे अगर आपका पहले इंटरेक्शन हुआ है तो अगर उनकी वीडियोस हैं तो आप उनको देखें। और नहीं तो फिर आप जब सर्च करते हैं तो आप ये देखें कि किसको ज्यादा व्यूज में लोगों ने देखा है। राइट, ठीक है। वो और कुछ नाम ऐसे हैं जो आप फर्ज करें एक नाम कोई भी ले लें और उस नाम को अगर आप सर्च करें यूट्यूब गूगल के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि भाई ये डॉक्टर फर्स्ट करें सिंगापुर में बहुत बड़ा डॉक्टर है एंड उसके इतने सारे रिसर्च पेपर हैं एंड इफ ही सेइंग समथिंग दैट होल्ड्स अथॉरिटी। ठीक है, तो वो चीज है कि आपको पता हो कि किसकी बात सुन रहे हैं। मतलब आवाम अपनी भी थोड़ी रिसर्च करके रखे। ये बात हम सही कि मैं मुझे याद आया इस बात से कि मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐड देखा था, पता नहीं कोई थी लेडी और वो कह रही थी कि ये ड्रॉप यूज कर लें और नजर का चश्मा जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप बेफिक्र हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कोई कतरा आज तक इजाद नहीं हुआ है कि जिससे चश्मे का नंबर खत्म हो जाए। बिल्कुल सही, ये बात बहुत क्लियर है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ लोग करते हैं ऐसे काम और वो बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं जी। और तो बेहतर तो ये होगा कि आप अपने नियरेस्ट जो अच्छे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, जो आई डॉक्टर हैं,
जो सब होते हैं, लेकिन आप उनके जाके बात करें और उनसे पूछ के कोई भी काम करें। आप देख जरूर लें, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करके यूज करें। ये ना हो कि खुद से वो ड्रॉप आपने ऑर्डर कर दिया और खुदा ना खासा उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ, फिर आप आ रहे हैं डॉक्टर के पास कि जी हमने वो वीडियो देखी थी और एक कतरा यूज किया, अब ये हो गया। ऐसा ना सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने बड़ा जबरदस्त हमें ये मैसेज दे दिया। डॉक्टर साहब अब मैं आपसे सवाल करूंगी कि जो हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव लासिक की, अमूमी तौर पर इसकी सर्जरी में कौन ऐसे मरीज होते हैं किन के लिए ये प्रोसीजर या ट्रीटमेंट किया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? देखिए मेन तो वही हैं जो चश्मे से निजात चाहते हैं। ठीक है। अब उसमें माइनस के नंबर भी आ जाते हैं, कुछ लोगों के प्लस के नंबर, लेकिन माइनस के नंबर ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। अब उसमें भी कैटेगरीज हैं, ये नहीं कि अगर किसी का फर्स्ट करें -22 है, जैसा अभी मैं एक देख के आ रहा हूँ पेशेंट का -22 है, अब वो -22 का हम रिफ्रैक्टिव लेजर नहीं कर सकते क्योंकि एक लिमिट होती है, क्राइटेरिया होता है। और लेजर भी अब ऑल्दो के काफ़ी चेंजेस आ रही हैं और हम कहते हैं कि -10 तक भी हम सेफली करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो यूजुअल एक आम लफ्जों में आती है बात, वो -7 तक आती है। सही। -7 या +4 या 3 ऐसा कुछ होगा तो वी कैन ऑलवेज करेक्ट इट, मेक इट टू 0। और उसके ऊपर जो होगा तो फिर दूसरे और प्रोसीजर्स होते हैं, वो करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम लेसिक की बात करते हैं तो ये अमल क्या तकलीफदेह होता है या इसमें कितना वक्त लगता है? अगेन वही वाली बात, और इसका प्रोसीजर किस तरीके से है? अगर कोई शख्स फॉर एग्जांपल किसी को डॉक्टर ने बताया हुआ है, वो बेचारा हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, डर भी लग रहा है उसको कि मैं कराऊं नहीं कराऊं, कोई और टोटका कर लूं, अभी सोच लूं, डॉक्टर साहब तो ऐसी सूरत में मुझे प्लीज बताइएगा कि इसका क्या एक्चुअली नहीं, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, और जो कराना चाह रहा है वो मेरे पास आ जाए। बिल्कुल। वैसे तो और भी बहुत सारे लोग हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं। जी। सही। मेन पॉइंट ये है कि इसमें डरने की बात नहीं है। आप यकीनन अपने 5 मिनट निकालेंगे ज़िंदगी के और आप फिर ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करेंगे उस डॉक्टर का। इफ थिंग्स गो वेल इंशाल्लाह। 2.5 मिनट लगते हैं एक आंख में हार्डली। ठीक है, इट्स दैट क्विक। सही। ठीक है, और कुछ सेकंड्स की बात होती है और वो खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब उसमें भी सेम एनेस्थीसिया का प्रोसीजर? हम ड्रॉप्स डालते हैं। अच्छा। आपकी आंख को नम करेंगे और नम करने के बाद एक छोटा सा क्लिप लगता है जो आंख को खोल के रखता है ताकि आप जोर नहीं लगाएं, बंद ना करें आंख को। सही। और मशीन अपना काम कर देती है। और कोई तकलीफ कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ज़ाहिर है, वो जो क्लिप लगाया है उससे पेशेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो तो हम और ड्रॉप डाल देते हैं सुन करने के लिए। सही। लेकिन बहुत सेफ प्रोसीजर है और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अगर तो आप करा सकते हैं और आपके पास फाइनेंशियल इतना रिसोर्सेज भी हैं तो ज़रूर कराइए इसका। ऐसा हाँ, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि हर कोई आ जाएगा कि जी मेरा भी लेजर कर दें और मेरा भी, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया, कुछ टेस्ट हमें दरकार होते हैं, वो देखने पड़ते हैं क्योंकि ज़ाहिर हर प्रोसीजर की रिस्क एंड बेनिफिट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं लेकिन देयर आर स्टिल अ रिस्क इन्वॉल्व इन इट। रिस्क में जो सबसे कॉमन है वो ड्राइनेस का आता है। ठीक है, लेकिन हम उसको अगर प्री इवैल्यूएट कर लें कि ड्राइनेस कितनी है या नहीं है तो उसके हिसाब से हमें एक आइडिया होता है। इसी तरह कुछ लोगों का एक आम ये ख्याल होता है कि जी नंबर वापस आ जाता है, तो उसके लिए भी हम अब तो माशाल्लाह काफ़ी सारी जदीद चीज़ें आ गई हैं, हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ये पेशेंट एलिजिबल है कि अगर इसका हम लेसिक करें या लेजर करें तो नंबर वापस ना आए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं, पर ओवरऑल सेफ्टी के लिहाज से इट्स वेरी सेफ। सही। वेरी कन्वीनियंट, टेक्स ओनली 5 मिनट्स फॉर बोथ आइज और नेक्स्ट डे से यू कैन सी विदाउट ग्लासेस इंशाल्लाह। अमेजिंग। डॉक्टर साहब बस बिल्कुल लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगी कि क्या इसमें कोई एज भी दरकार है? बिकॉज अब हम देखते हैं कि छोटी उम्र के बच्चे जो हैं, हम बड़ों की बात तो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं जो कि आजकल फोन्स एंड टैबलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी आंखों में चश्मा लग गया है, आपके पास यकीनन आते होंगे बच्चे भी, तो डॉक्टर साहब वो वालिदैन जो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी की बच्चे को डॉक्टर ने बता दिया है, तो इसमें क्या एहतियाती तदाबीर हैं? वालिदैन किस तरीके से इसको? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और ऐसे है स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से चश्मे के नंबर लोगों में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले किसी को चश्मा लगा नहीं होता था, सारे जब ये स्क्रीन गैजेट्स नहीं थे तब भी लोग चश्मा लगाते थे, तो उनका क्या रीज़न था? कुछ तो होता है जो आपके हेरिडिटरी होता है, कुछ होता है जो एक्वायर्ड वैसे ही करते हैं, लेकिन कुछ होता है जो एग्रीवेट हो जाता है, यानी कि एक किसी को अगर 2 नंबर का चश्मा है और वो नंबर बढ़ेगा आपकी अपनी कुछ ऐसे हैबिट्स की वजह से, अब चाहे वो स्क्रीन टाइम हो या आंखों का किसी और तरह यूज करना हो, उससे आपका नंबर बढ़ेगा। सही। और वो चीज़ हम डिस्करेज करते हैं। सही है। स्क्रीन टाइम सबका होना चाहिए लेकिन एक लिमिटेड। ठीक है, जैसे मैं एक हम लोग बैठे हुए थे किसी खाने पे, हम लोग फैमिली के साथ, तो मैं एक और किसी की मुझे उड़ती हुई आवाज़ आई कान में कि उन लेडी ने कहा कि मेरा स्क्रीन टाइम 17.5 घंटे है,
और 17.5 घंटे, आई मीन मुझे तो समझ नहीं आया कि वो खाना पीना बाकी चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन ऐसा भी है यहाँ पे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपको इतने घंटे। उस स्क्रीन टाइम से नंबर तो आगे पीछे होता ही है, आंखों में और भी प्रॉब्लम आती है, यूवी लाइट हमारी आंखों में जा रही है बार बार, उससे भी खतरात होते हैं। बिल्कुल ड्राइनेस का एलिमेंट होता है, आगे चल के हमें जो रेटिनल डिसऑर्डर्स या मैक्युलर डिजेनरेशन वगैरह है उसमें भी अर्ली ऑनसेट हो सकता है। तो खाली चश्मे का नंबर नहीं है, बाकी चीज़ें भी हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों में स्क्रीन टाइम बिल्कुल महदूद रखें, हर एज लिमिट के साथ एक स्क्रीन टाइम है, तो आप एज के हिसाब से उस बच्चे को इतना ही स्क्रीन टाइम दें। सही। बाकी जो लेसिक की जो एज आपने पूछी, उसका जो सेफ एज है वो 21 से लेके 36 ईयर्स है। Alright. अगर आप इस ब्रैकेट में आते हैं 21 से 36 ईयर्स में, तो फिर आपका लेजर हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा होता है। बिल्कुल। अगर आप 37 भी हैं तो चलो हम कर सकते हैं, सही। लेकिन अगर आप उसके ऊपर हैं हाँ। या उसके नीचे हैं तो देयर आर अदर मीन्स के जो हम यूज कर सकते हैं और नंबर को कम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से और बड़ी खूबसूरती से हमारे आज की टॉपिक को कवर किया। ऑल्दो आई नो कि तीनों ही चीज़ें ज़रा डिटेल्ड थी। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि जब हम थोड़ा कंक्लूड कर रहे होते हैं तो रैपिड फायर ज़रूर करते हैं अपने मेहमान हजरात के साथ। पहला जो भी जुमला, जो भी ख्याल आपके जहन में आए ज़रूर बताइएगा हमें। ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो डॉक्टर हमजा सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन? ट्विटर। डॉक्टर साहब ये तो बड़ा डिफरेंट है, बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स हमें कोई व्हाट्सएप बोलता है, कोई इंस्टाग्राम बोलता है, आप ट्विटर यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका फेवरेट सीजन? विंटर। सही। आप क्या प्रेफर करते हैं, कुकिंग या फिर खाना ऑर्डर कर देना? नहीं, होम कुकिंग। ओके, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब कोई एक ऐसी चीज़ जो अगर आपको फ़ौरन से मौका मिले रिलैक्स करने के लिए तो वो आप कर लेते हैं? एनीथिंग? I just take time for myself कि थोड़ा रेस्ट करें, बैठें, कोई मूवी देख ली आपने, ऐसा कुछ, कोई ड्रामा देख लिया, इस तरह से। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मूवी और ड्रामे से याद आया, अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि कोई एक ऐसी किताब या मूवी या ड्रामा जो अभी आपने रिसेंट देखा और आपने बहुत एंजॉय किया और हमसे भी शेयर करें आप। मतलब वैसे तो बहुत सारे देखते हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, लिंकन लॉयर एक है, वो मैं देखता हूँ, बड़ा अच्छा एक कोर्ट इन्वेस्टिगेशन और उस चीज़ के ऊपर हमारा चलता है। दूसरा ये कि जो सलाउद्दीन का आजकल सीरीज चल रही है, सही, तो वो मैं बहुत शौक से देखता हूँ। इसका पहला सीजन भी, अभी दूसरा सीजन से पहले अर्तुगरुल आया था एक ज़माने में, तो वो देखा था। मतलब ये कि जो जैसे हम कुछ सीखें भी, ये कि टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप कुछ सीख रहे हैं किसी चीज़ से तो दैट मैटर्स। वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब, डू यू हैव एनी पेट्स? नहीं। ओके। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी स्किल जो आपको अभी भी लगता है कि ये भी काश मेरे पास होती? ऐसा स्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ होता जैसे हम देख के डायग्नोस कर लेते हैं कि क्या हो रहा है इसको। मतलब वो चीज़ अगर मिल जाए ना तो वो बड़ी हैंडी स्किल होगी मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप अपनी जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उसका ट्रैक कैसे रखते हैं? डू यू राइट नोट्स या आप भी फ़ोन में ही नोटबुक का? अगर तो फैमिली की हैं तो मुझे याद रहती हैं, ठीक है, लेकिन अगर फैमिली से आउटसाइड है तो रिमाइंडर। मैं फ़ोन में मेरे एक दिन में 4, 5, 10 रिमाइंडर्स होते हैं जो मुझे रिमाइंड कराते रहते हैं, अब ये है, अब ये है। वो मेरा बेसिकली मेरी डायरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, डू यू प्रेफर कंट्री साइड या सिटी लाइफ, क्या अच्छा लगता है? बोथ, मिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि दोनों का अपना एक मजा है। मैं कंट्री साइड में यूके में रहा हूँ और दैट वाज वेरी प्रीटी और बहुत खुशी। मेरी बेगम हमेशा कहती है जब रिटायर हो जाएंगे तो वहीं चलेंगे, लेकिन हाँ सिटी लाइफ का भी अपना एक मजा है। बिल्कुल, तो आई वुड से बोथ, मिक्स ऑफ बोथ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके वीकेंड्स का स्टार्ट कैसे होता है अमूमी तौर पर? अच्छे नाश्ते से। जबरदस्त। मुझे नाश्ता वीकेंड पे अच्छा चाहिए होता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, बिल्कुल लास्ट बात करूंगी आपसे। वैसे तो माशाल्लाह आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट स्टिल होता है ना कि इंसान के जहन में कोई ना कोई गोल होता है। आपके जहन में नेक्स्ट ईयर के लिए क्या ऐसा गोल है, चाहे वो आपके पेशेंट से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, जो आपको लगता है ये मैंने करना ही करना? देखिए, आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट माय कंट्री मोर। मैं इस साल भी माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था कोपेनहेगन में ASCRS कॉन्फ्रेंस में। आई वाज द ओनली वन हु हैड कपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल कोर्सेज जो मैंने करवाए थे अलॉन्ग विद अदर फैकल्टी। तो अगले साल लंदन में है, तो मेरी कोशिश है कि वहाँ पे भी और इसके अलावा जो और भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं वहाँ पे हम पाकिस्तान के एक अच्छा इमेज दें और एक अच्छी चीज़ बताएं कि जी हम भी यहाँ बैठ के कोई अच्छा काम कर रहे हैं एंड वी आर देयर। वो नॉक करना, डोर जिसे कहते हैं ना, डोर को नॉक करते रहें कि वी आर देयर, क्योंकि हमारी जो ये कह लीजिए अपीयरेंस है या विजिबिलिटी है वर्ल्ड में बहुत कम है पाकिस्तान की। वी आर 240 मिलियन पॉपुलेशन, लेकिन हमें जानता कोई नहीं है। बिल्कुल तो ये मेरी कोशिश होती है कि अब पाकिस्तान का नाम जितना आगे लेके जाया जाए और इतने ही लोगों को पता चले कि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मेरा एक और गोल है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, गुड लक, बहुत बहुत थैंक यू और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी अब एक और नए एपिसोड में। मुझे डॉक्टर हमजा को दीजिएगा इजाज़त, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।